सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल पत्रिका पर। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती 2024 की परीक्षा आप जानते हैं 4 जनवरी और 5 जनवरी को होनी है। इसके लिए जो हमारी हिंदी टेट सीरीज चल रही है और उसमें भी जो हमने अंतिम में यानी 27 अंतिम दिनों में 27 टेस्ट लगाए हैं, उसका ये 17वें नंबर का टेस्ट होने वाला है। आशा करता हूँ कि आपको सभी हमारे टेस्ट पसंद आ रहे होंगे। दोस्तों, इन पर लाइक ज़रूर कर दिया करें क्योंकि ये बताया गया है जैसे इस पर लाइक और कमेंट मिलेंगे तभी हमारी वीडियो जो होगी वो ग्रो हो पाएगी। तो आशा करता हूँ आप वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों 17वें नंबर का टेस्ट। आज का जो पहला प्रश्न है वह है कि अतीत शब्द का विपरीतार्थक शब्द है अनुरक्ति, परोस, गत या भावी। देखिए, अतीत शब्द का विपरीतार्थक का मतलब है विलोम। इसका विलोम होता है दोस्तों भावी। याद रखेंगे, अतीत का विलोम है दोस्तों भावी। अनुरक्ति का विलोम देख लेते हैं। इसका विलोम होता है दोस्तों विरक्ति। अनुरक्ति का विलोम विरक्ति। परुष, इसका अर्थ होता है दोस्तों कठोर। परुष का अर्थ होता है कठोर या कर्कश। सही है, तो इसका विलोम हो जाएगा दोस्तों मुलायम। गत का विलोम होता है आगत। तो इन शब्दों के हमने विलोम शब्द देखे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं यानी दूसरे नंबर का प्रश्न। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश, अवधि, खड़ी बोली या ब्रजभाषा? अनेकों बार ये पिछले टेस्ट में बता चुका हूं दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं, देखिए, वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, फिर अपभ्रंश, अवहट, फिर उसके बाद आधुनिक भारतीय भाषाएं। तो अपभ्रंश के बाद देखिए आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, देखिए, जो जूनियर असिस्टेंट की यानी 2023 के पेट से ये 2702 क्लर्क की वैकेंसी थी यानी कनिष्ठ सहायक की, उसकी ऑनलाइन दोस्तों चल रही है। 23 दिसंबर से उसकी ऑनलाइन शुरू हो गई है। तो आप इसमें फॉर्म फिल कर दें। और इसी के साथ दोस्तों जो स्टेनो की भर्ती है, स्टेनो की भी 26 दिसंबर से ऑनलाइन शुरू हो गई है। तो इसमें क्लर्क स्टेनो में यानी यूपी ट्रिपल एस सी में जो क्लर्क स्टेनो है इसके आप फॉर्म फिल कर दें। ठीक, प्रश्न पर चर्चा करते हैं दोस्तों। कबीर वाड़ी के डिक्टेटर थे। इस वाक्य में रेखांकित चिन्ह कौन सा विराम है? देखिए, रेखांकित यानी यहाँ पर रेखा खींच रही है और यहाँ पर, और विराम चिन्ह है देखिए ये। तो ये कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह है, पुनरुक्ति चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह है या टीका सूचक है? योजक चिन्ह होता है दोस्तों ये छोटा सा माइनस, इसको कहते हैं हम योजक चिन्ह। पुनरुक्ति चिन्ह ये होता है दोस्तों इस तरह से। देखिए, एग्जाम्पल से समझेंगे आप। जैसे आप जब बाजार जाते हैं तो आप पर्ची बनाते हैं घर पर। माँ बताती है कि चीनी लेकर आना बेटा 2 किलो। तो आप लिख लेते हैं उसका आगे 2 किलोग्राम। फिर लिखते हैं नीचे गाजर। माँ कहती है ये भी 2 किलो। तो इसकी देखिए दोबारा से पुनरुक्ति ना हो इसलिए ये वाला चिन्ह लगा देते हैं। फिर आप यहाँ पर कुछ और चीज लिखते हैं आलू। और ये भी बताती है माँ के 2 किलो, तो इसके नीचे भी ये चिन्ह लगा देते हैं यानी पुनरुक्ति को रोकने के लिए। तो इसको बोलते हैं दोस्तों पुनरुक्ति चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो होते हैं। देखिए, एक तो ये इसको बोलते हैं इकहरा उद्धरण चिन्ह, और जब डबल कोमे में कोई चीज बंद होती है इसको बोलते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो यहाँ पर जो है देखिए ये उद्धरण चिन्ह है। कौन सा है? इकहरा उद्धरण चिन्ह, इसलिए हमारा सी सही हो जाएगा। टी का सूचक, जैसे जब कोई कुछ लिखते हैं और वहां पर कोई कठोर शब्द हो या उस शब्द को समझाना हो हमें बाद में, तो वहां पर या तो स्टार लगा देंगे या हैज लगा देंगे या कुछ भी 1 लिख देंगे, उस पर 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे। तो ये जो होते हैं इनको बोलते हैं टी का सूचक। ठीक, पक्षी शब्द में कितने व्यंजन वर्ण हैं? 2, 4, 3, 5? हमें सिर्फ व्यंजन व्यंजन बताने हैं। तो देखिए, एक तो इसमें दोस्तों पा है। पा पर हलंत, अब ये व्यंजन कहलाएगा। इसको आप जानते हैं व्यंजन को सहायता देता है दोस्तों स्वर, तो इसको सहायता दे रहा है आ। इसके बाद देखिए जो छा है, ये संयुक्त व्यंजन है और ये बनता है दोस्तों का पर हलंत प्लस सास है। तो ये जो सा है ये पूरा है, तो ये इस सा को जो सहायता दे रहा होगा दोस्तों वो है आ। ठीक, वैसे ही हम यहाँ लिखेंगे। आ लिख दिया, आ लिख दिया। इसके बाद देखिए सा आए। जो संयुक्त व्यंजन है इसमें देखिए हम इसको तोड़कर लिखें तो का प्लस सा पे हलंत प्लस आ। इस तरह से पक्षी का क्या हो जाएगा? वर्ण विच्छेद हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं कितने व्यंजन हैं। एक तो पा है, एक का है और एक सा। तो यहाँ पर देखिए 3 व्यंजन है। हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3। यानी पक्षी शब्द में कितने व्यंजन वर्ण हैं? 3 व्यंजन वर्ण हैं। ठीक, स्वर कितने हैं? 2 हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आप जानते हैं हिंदी में लिंग दो होते हैं, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की कैसे, तो देखिए वाक्य में प्रयोग करके भी इसकी पहचान की जा सकती है। आज्ञा, आज्ञा का पालन करना, या मेरी आज्ञा। तो आज्ञा कैसे होती है? मेरी आज्ञा, यानी स्त्रीलिंग है, तो पहला ही हमारा सही हो गया। मार्ग, यह मार्ग, यह मार्ग दिल्ली को जाता है, सही है, दिल्ली को जाता है। तो जाता से पता चल रहा है ये क्या है? पुल्लिंग होगा। जाती है तो इसका मतलब स्त्रीलिंग होगा, तो ये क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। आपका परिणाम कैसा रहा? जो रिजल्ट आया था, यानी तो आपका दोस्त पूछ रहा है कल जो रिजल्ट आया था उसका परिणाम कैसा रहा हिंदी में। तो ये कि कैसी रही नहीं बल्कि कैसा रहा, तो ये क्या है? पुल्लिंग है। और गिरह भी दोस्तों पुल्लिंग है। तो इस तरह से वाक्य में प्रयोग करके स्त्रीलिंग पुल्लिंग की हम पहचान कर सकते हैं। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताइए। ये प्रश्न आता है दोस्तों। विजय, इमली, क्षत्रिय, कमलेश। तो सबसे पहले कौन आएगा? तो देखिए सबसे पहले हम स्वर की चर्चा करते हैं। इनमें स्वर किसमें है? तो बा यानी इमली जो बनी है ये स्वर से बनी है, तो इस पर एक लिख लेंगे। इसके बाद इसमें का है, इसमें छा है और इसमें वाह यानी अंतस्थ व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजन से पहले क्या आता है दोस्तों? स्पर्श व्यंजन आते हैं। और जो संयुक्त व्यंजन होते हैं ये जिससे मिलकर बनते हैं, जैसे एक यहाँ पर देख ले दोस्तों, ये छा है, ये मिलकर बना है दोस्तों क प्लस सा से। तो ये हमेशा देखिए का के बाद आएगा, जिससे मिलकर बनते हैं उसके बाद आते हैं। जैसे सिरा है दोस्तों, ये मिलकर बनता है श प्लस रा से। तो जो सिरा है इसका जो क्रम होगा हिंदी शब्दकोश में वो सा के बाद होएगा, ये चीज आप याद रखेंगे। तो जो छा है ये किससे मिलकर बनता है? का से, तो ये का के बाद होएगा, इसका मतलब का पहले आ जाएगा। तो दूसरे नंबर पर हम कमलेश को लिखेंगे। तीसरे नंबर पर हमारा ये होएगा क्षत्रिय। और जो अंतस्थ व्यंजन है ये बाद में आएगा, यानी चौथे नंबर पर ये हो गया। तो हमारा बन जाएगा दोस्तों बा दा सा आ। देख लेते हैं किसमें है बा दा सा आ। ऑप्शन सी में हमें मिल गया बादा सा। सही है। तो हिंदी शब्दकोश के अनुसार हमने शब्दों का क्रम बताया है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? उत्तम पुरुष जो है वो सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, या निश्चयवाचक सर्वनाम। आप जानते हैं दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम में हम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष की चर्चा करते हैं। तो जो उत्तम पुरुष है किसका एक प्रकार है? पुरुषवाचक सर्वनाम का, यानी बी सही हो जाएगा हमारा। अगला देखते हैं, सीमांत पकोड़े खा रहा है, रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक या द्विकर्मक। तो देखिए सीमांत पकोड़े खा रहा है, क्या खा रहा? पकोड़े। तो इसका जो प्रभाव है दोस्तों कर्म पर पड़ रहा है, और जिस पर जिसका प्रभाव यानी जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ा है, मैंने आपको बताया था वहां पर होती है सकर्मक क्रिया। और जिस क्रिया का प्रभाव दोस्तों कर्ता पर पड़ा है वहां पर होती है अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर खाने का प्रभाव पकोड़े यानी पकोड़े खा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों सकर्मक क्रिया। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अर्धविराम का सूचक चिन्ह है, इन चिन्हों को भी हमें याद रखना है। ये जो है दोस्तों ये है अल्प विराम, ये है अल्प विराम, और ये है दोस्तों अर्ध विराम। अर्ध विराम, ये है दोस्तों छोटा सा जो माइनस है इसको बोलते हैं योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। और ये है उपविराम, उपविराम। ठीक। तो अर्ध विराम कौन सा हमारा बी में जो है ये है अर्ध विराम। ठीक। अगला प्रश्न है, तोता डाल पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण, संबंध, अधिकरण या अपदान। तो ये क्या डाल पर। अधिकरण में आप जानते हैं मैं और पर आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों अधिकरण, यानी तोता डाल पर बैठा है, इसमें जो है अधिकरण है। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? हवा का पर्यायवाची नहीं हमें देखना है। अनिल हवा का पर्यायवाची है दोस्तों, वात हवा का पर्यायवाची है, अनल ये आग का पर्यायवाची है। ठीक। अग्नि आग का पर्यायवाची है, इसलिए हमारा इसका बी सही हो जाएगा। समीर हवा का पर्यायवाची है, बयार भी हवा का पर्यायवाची है, पवन वायु ये क्या सब हवा के पर्यायवाची हैं। अनिल, वात, समीर, बयार, पवन, वायु ये सब क्या है? हवा के पर्यायवाची हैं। और अनल, अग्नि ये आग के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, वह आए तो मैं जाऊं, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, हेतु हेतु, मध्य भविष्यत काल, भूतकाल।
परसों वाले टेस्ट में मैंने भविष्य काल के ये तीनों भेद बताए थे दोस्तों। और आपको बताया था जब भविष्य में दो क्रियाएं एक साथ हों तो वहां पर होता है हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। तो ये देखिए, वह आएगा तो मैं जाऊंगा, भविष्य की बात हो रही है और दो क्रियाओं की बात हो रही है, वह आएगा और मैं जाऊंगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे में से किसका अर्थ अपमान करना है? नाक रगड़ना, पगड़ी उछालना, तलवे चाटना, नौ दो ग्यारह होना। अपमान करना ये होता है दोस्तों पगड़ी उछालना। ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, सही हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और जो यूपी ट्रिपल एससी में दोस्तों क्लर्क स्टेनो की ऑनलाइन चल रही है उसमें ज़रूर ऑनलाइन कर दें। ठीक। यहाँ पर देखिए, मैं उसके लिए यूपी ट्रिपल एससी के लिए कंप्यूटर और यूपी का जल्दी से टेस्ट लगाने वाला हूँ, क्योंकि आप जानते हैं उन दोनों वैकेंसी में क्लर्क और स्टेनो में यूपी का जीएस और कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है। कंप्यूटर आएगा 15 नंबर का और यूपी जीएस आएगा 20 नंबर का। तो इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। वीडियो पे दोस्तों लाइक ज़रूर किया करें। ठीक। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।